अपनी पत्नी के नाम जमीन जायदाद करके वह यह दुनिया छोड़कर जा चुके थे। उनकी मौत अचानक ही हो गई थी। यह सदमा परिवार के सभी लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। उन सबको उभरने में समय लगा। अनुपमा जी को अब ना खाने का होश रहता, ना ही पीने का। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुपमा जी के बेटे बहू हॉल में बैठे चाय समोसे खाने के साथ साथ बड़े मज़े से टीवी पर फिल्म देख रहे थे और उधर अनुपमा जी पसीने से लथपथ किचन का काम समेटने में लगी थी और साथ ही जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। काम करते करते वह थक चुकी थी और उनकी कमर में दर्द भी बहुत होने लगा था। इसलिए उन्होंने फटाफट काम खत्म किया और हॉल में पड़े सोफे पर अपने बेटे बहू के पास बैठने ही वाली थी कि बड़ी बहू भड़कते हुए बोली, माँ जी, थोड़ी सी भी अकल है आप में या नहीं? आप पसीने से तरबतर हो, ऊपर से इतनी बदबू भी आ रही है। थोड़ी दूर होकर बैठिए, आपसे इतनी बदबू आ रही है, यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। आप अपने कमरे में क्यों नहीं गई? यहाँ हमारे बगल में बैठना जरूरी है क्या? आप 2 घड़ी शांति से नहीं बैठने देती। कितनी बार कहा है, काम करने के बाद सीधा अपने कमरे में जाया करो, इधर शक्ल दिखाने मत आया करो। आप अनुपमा जी का बेटा भी माँ के आंखें निकालता हुआ बोला। अनुपमा जी की आंखें आंसुओं से भीग गईं और वह भीगी आंखों से बोली, बेटा, पूरे दिन तुम दोनों बाहर रहते हो, 2 घड़ी बात करने की तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। शाम को तुम सबका हालचाल पूछ लेती हूँ तो थोड़ी चिंता कम हो जाती है। बेटा अकड़ कर बोला, माँ, बच्चे नहीं रहे, अब हमारी भी गृहस्थी हो गई है और ख्याल रखने वाली भी। यह नाटक मत किया करो आप, और नहीं तो अपने कमरे में पड़ी रहा करो। यह मनहूस शक्ल लेकर बार बार हमारे सामने आने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर बेटे बहू अपने कमरे में चले गए। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर अनुपमा जी की आंखों में आंसू आ गए। पाल पोस कर जिन्हें इतना बड़ा किया, आज इन्हीं बच्चों को अपनी ही माँ के कपड़ों से बास आ रही है। लेकिन इस माँ को तो कभी इनकी गंदगी साफ करने में कभी बदबू नहीं आई। इतने बड़े क्या खुद बन गए? मेरी उंगली पकड़कर चले थे और आज इतना सुना गए। आज बेटे बड़े क्या बन गए? उन्हें अपनी माँ के पास बैठने के लिए वक्त नहीं है। सोचते सोचते अनुपमा जी अपने आंचल में मुँह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी और अनुपमा जी सोचते सोचते अतीत में चली गई। वह एक खास शख्सियत हुआ करती थी। हमारा जीवन कब तक रहेगा यह बहुत छोटा है, यह कब खत्म हो किसी को कोई अंदेशा नहीं। इसलिए जीवन में बिना फिक्र खुलकर जीना चाहिए। किसी इच्छा का गला मत घोटो और उसे पूरा करने के लिए अवश्य प्रयास करो। जीवन में कब कैसा मोड़ आ जाए किसी को भी पता नहीं। इसीलिए जो यह जीवन मिला है उसकी इज्जत करो और अपने कार्यों से अपनी पहचान खुद बनाओ। सभा में अनुपमा जी के व्यक्तित्व को सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब अनुपमा जी ने अपनी बात समाप्त की तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महिलाओं के लिए अनुपमा जी प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। अनुपमा जी की इतनी प्रेरणा भरी बातें करने के पीछे आखिर क्या कारण था? मोहन लाल जी एक सरकारी नौकरी में उच्च पद पर आसीन थे। 3 बेटे और 1 बेटी वाला भरा पूरा खुशहाल परिवार था। बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी बिजनेस में लग गए और समय के साथ उनका विवाह भी हो गया था। बस सबसे छोटी वाली बेटी रह गई थी क्योंकि वह बीए की पढ़ाई कर रही थी, जिसे पूरा करने के बाद उसका ही विवाह होना था।
मोहनलाल जी का रिटायरमेंट भी अब नज़दीक आ रहा था। मोहनलाल जी को रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, इसकी रूपरेखा भी बना ली गई थी। छोटे बेटे का कपड़े का शोरूम था। वह अक्सर शोरूम को अकेले संभालने में परेशान हो जाता था। उसी ने पिता से उसके शोरूम पर बैठने की गुजारिश की थी। पहले तो मोहनलाल जी राजी नहीं थे कि जीवन भर तो हमने ऑफिस संभाला और काम किया है, अब मन नहीं करता, और फिर मुझे यह बिजनेस की समझ कहाँ है। लेकिन फिर अनुपमा जी के समझाने पर मान गए थे। नौकरी करते हुए जिम्मेदारियों के बोझ से वह कभी अपनी पत्नी और बच्चों को घुमाने नहीं ले जा पाते थे, जबकि उनके साथी हर साल घूमने फिरने निकल जाते थे। एक बार उन्होंने भी अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना लिया था। उसकी टिकट वगैरह की बुकिंग हो चुकी थी। मोहनलाल जी की फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। उनका पूरा परिवार पार्टी में मौजूद था। पार्टी में अपने कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए मोहनलाल जी और वहाँ मौजूद सभी लोगों को बोलते बोलते अचानक ही आगे की ओर झुके कि उनकी बेटी पापा कहकर उनकी तरफ भागी। तब तक वह गिर चुके थे। बेटी ने जब अपने पापा की नब्ज देखी तो वह मिली ही नहीं। उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल फ़ोन मिलाया और वहाँ से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि यह अब इस दुनिया में नहीं रहे, और परिवार के लोग इस घटना से सदमे में आ गए थे। तीनों बेटे किसी तरह अपने आप को संभालकर माँ और छोटी बहन को संभालने में जुट गए। अपने रहते हुए अनुपमा जी को मोहनलाल जी बैंक के काम सिखाने को प्रेरित करते रहते थे कि कैसे पैसे जमा करने होते हैं और कैसे निकालने हैं, सब सीख लो, मेरे बाद कैसे करोगी। लेकिन अनुपमा जी हमेशा कहती थी, आप है ना, फिर मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, कहकर पल्ला झाड़ देती थी। अब कैसे क्या करें, वह तो पत्थर की तरह बुत बनकर रह गई थी। बैंक से फंड वगैरह मिला, वह मोहनलाल जी के खाते में ही जमा हो गया। उनके साथ के कुछ कर्मचारी बहुत अच्छे थे, उन्होंने ही सारी औपचारिकताएं पूरी की थी। अनुपमा जी को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। वह अपने आसपास की महिलाओं को फ्री में सिलाई सिखाती रहती थी। घर के एक बड़े से कमरे में कुछ मशीनें रखकर सिलाई सिखाती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अब गिरता जा रहा था, इसलिए सिलाई बंद कर दी थी। बेटी की भी शादी करवा दी गई। अब अनुपमा जी थोड़ा बहुत घर के काम ही कर लेती थी। बड़ा बेटा बहू दोनों नौकरी पर जाते थे तो वह उसके घर को संभालती। उनकी बड़ी बहू पूनम उसी शहर में स्कूल की टीचर थी। वह स्वभाव से बड़ी सख्त थी। रविवार के दिन भी पूरे घर को अपनी देख रेख में अनुपमा जी से साफ सफाई करवाती थी और दिन भर काम में जुटी रहती थी। अनुपमा जी रोज सुबह 4 बजे उठकर बड़े बेटे को रसोई में चाय बनाकर उनको दे देती। फिर जल्दी जल्दी उनके लिए नाश्ता तैयार करना होता था। फिर उनके बच्चे को तैयार कर स्कूल भेजना, और इसी तरह वह अपनी दिनचर्या पूरी करती। और उसमें भी अगर छोटा या मंझला बेटा कुछ काम कहने लगते तो उनकी भी इच्छा पूरी करती थी। आज जब अनुपमा जी घर का काम निपटाकर बैठी ही थी तो उनकी पड़ोसन रचना देवी भी उनसे चीनी मांगने आईं। बड़ी बहू के स्वभाव के कारण उन्हें उधार देने में डर लगता था, इसलिए वह बोली कि देखिए, कुछ भी आपको मांगना हो तो आप बहू के सामने ही लेकर जाया करो। इतने में वह हाथ जोड़ती हुई बोली, दीदी अभी घर में मेहमान आए हुए हैं और कोई घर में भी नहीं है जिससे मंगवा सकूं। आप प्लीज़ थोड़ी सी दे दीजिए जिससे इस समय काम चल जाए, मैं शाम को वापस कर दूंगी।
पड़ोसन रचना जी बड़े ही उदास होकर बोली थी। ठीक है, कहते हुए अनुपमा जी उसे एक प्याला भरकर चीनी दे दी, मगर यह करना अनुपमा जी पर इतना भारी पड़ा कि बहू ने स्कूल से वापस आकर देखा तो उसने जोर जोर से चिल्लाकर उनको बुलाकर कहा, क्या किया चीनी का? वह अनुपमा जी से शक की नज़रों से सवाल करने लगी तो उन्होंने डरते डरते सच्चाई बता दी। यह सुनकर वह उन पर बिगड़ गई और बोली, यह मेरा घर है, दुकान नहीं जो कोई भी आएगा और आप उसे उधार दे देंगी। मेरा घर है, यह कोई धर्मशाला नहीं है। अनुपमा जी ने कांपती आवाज़ में कहा। बहू, उनके घर मेहमान आ गए थे और वह काफ़ी परेशान थी। अनुपमा जी फिर धीरे से बोली, और वो भी पड़ोसी थे। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मेरे जाने के बाद किसी को घर में नहीं आने देंगी, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? अनुपमा जी निरुत्तर हो गई, क्योंकि उन्हें अपनी बहू की कही हर बात याद थी। उनकी गैर हाजिरी में ना किसी के घर जाना और ना किसी को बुलाना था, साथ ही किसी भी तरह का उधार भी उसकी गैर हाजिरी में नहीं देना था, क्योंकि इसके पीछे बहू का शक था कि कहीं बुढ़िया खुद वह नहीं खा लेती। और भी बहुत कुछ, वह तो दूध चीनी सब कुछ स्कूल से आने के बाद शक की निगाह से देखा करती थी। अब तो ऐसे सख्त हिदायत पर वह कुछ कैसे करती। कभी कभी वह दूसरे बेटे के पास जाने का मन बनाती तो बड़ी बहू को देख छोटी बहू भी मुंह बनाने लगती। इसलिए बच्चों की देखरेख के बहाने ही वह बड़े बेटे के पास रह जाती थी कि यहाँ कम से कम उन्हें भूख की तो फिक्र ही नहीं थी, परंतु बहू द्वारा अपमान उन्हें तोड़कर रख देता था। कभी कभी तो बहू उन पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगा देती थी। तब उन्हें लगता था कि वह सब छोड़कर कहीं चली जाए। कितनी बुरी तरह से बहू उन्हें सुनाती थी, और आज तो वह बैठे बिठाए मुसीबत मोड़ ले ली। लेकिन यह तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। अब एक पड़ोसी दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? आज वह अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। रात के 9 बज रहे थे कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। बहू ने फ़ोन उठाया। सामने से उनकी छोटी बहन सीमा का फ़ोन था। दीदी, मेरी ननद नंदोई जी तुम्हारे घर पहुंचने वाले हैं। मेरी ननद का यहाँ शहर में कोई काम है, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। सीमा की बात सुनकर वह बहुत खुश हुई। फिर अनुपमा जी से बोली कि मेरी बहन सीमा के नंदोई आ रहे हैं तो 2-3 सब्जी बना दीजिए, साथ ही पूरी का आटा भी गूंथ दीजिए। अनुपमा जी बोली, बहू, आज तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे अब, और काम नहीं होता। पूरे दिन काम करते करते थक चुकी हूँ। बहू गुस्से से आंखें लाल करके बोली, अरे अगर काम नहीं होता तो फिर हमारे घर पड़ी ही क्यों रहती हैं? दूसरे बेटे बहू हैं, वहाँ भी जा सकती हैं। अनुपमा जी बहू की बात सुनकर घुटनों पर हाथ रखते हुए चुपचाप उठी और रसोई में जाकर सब्जी बनाने लगी तो डिब्बे में एक बूंद भी तेल नहीं था। यह बात बहू को बताई थी, मगर बहू भूल गई थी। साथ ही आज दूध भी फट गया था। अब रात को इस वक्त बाजार भी बंद हो गया होगा। वह बहू से बोली तो पहले तो बहू उन पर बिगड़ गई, लेकिन उनकी याद दिलाते बोली, पड़ोस में किसी से मांग लीजिए। अनुपमा जी 2-3 घर गई, किसी ने नहीं दिया उधार। यदि आप नहीं दोगे तो दूसरा क्यों देगा? तो वह वापस आ गई। फिर उन्हें रचना जी की याद आई। झट से उनके घर गई। रचना जी तेल और दूध दोनों देती हुई बोली, दीदी, मदद की ज़रूरत तो किसी को भी पड़ सकती है। आप बोल दिया कीजिए, मगर आपकी बहू पता नहीं क्यों आपको लेन देन से मना करती है।
अनुपमा जी कुछ नहीं बोली, मगर उनके पीछे बहू जो स्वयं भी मांगने आई थी, यह सुनकर वह आत्मग्लानि से भर गई। तभी सासू माँ अनुपमा जी से बोली, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं ही लोगों को देखकर भूल जाती हूँ, इसलिए बहू मुझ पर गुस्सा करती है, वरना वह ऐसी नहीं है। ऐसे तो अनुपमा जी के पति उनके लिए काफ़ी कुछ छोड़कर गए थे, ताकि उन्हें भविष्य में किसी के सामने मांगना ना पड़े। फिर भी बहुएं उनके बुढ़ापे के कारण उनसे 4 कदम की दूरी बनाए रखी। बढ़ती उम्र और बहू बेटों का व्यवहार देखकर अनुपमा जी ने एक दिन अपने सभी बेटों और बहुओं को बुलाया और बोली कि मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम सब लोग, मेरी अब उम्र हो गई है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, ना ही चला जाता है, मेरा शरीर जवाब दे रहा है, ना तो अब मुझसे किसी के घर की देखभाल होती है। अपने घर को खुद संभालो या कोई काम वाली लगा लो। अब तक तो मैं तुम लोगों के लिए चुप रही कि चलो घर में शांति बनी रहे, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों को दान कर दूंगी, तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं दूंगी और सब दान करके किसी वृद्धा आश्रम में चली जाऊंगी। जो 20 तोला सोना मेरे पास है वह भी किसी गरीब की बेटियों की शादी में दान दे दूंगी। माँ की बात सुनकर तीनों बेटे बहुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सारी प्रॉपर्टी और 20 तोला सोना, तीनों बेटे बहुए यह सुनते ही हैरान रह गए। अरे कुछ नहीं तो भी एक एक बेटे के हिस्से में खेत का एक एक टुकड़ा आ रहा है, जिसकी कीमत लाखों में थी, और माँ घर का सोना वह अलग लाखों के थे। फिर ऐसे कैसे बेटे उन्हें इतनी आसानी से हाथ से जाने देते? आखिर सौदा उनके फायदे का था। हाँ, इस सौदे में एक नुकसान था कि उन्हें अब इस बुढ़िया की सेवा पानी करनी पड़ेगी, चाहे जैसा ही करे वैसा करना पड़े। वह सब यह समझते थे कि माँ के मरने के बाद संपत्ति उनकी ही होने वाली है, इसलिए माँ की उन्होंने कोई अहमियत ही नहीं समझी और उन्हें बारी बारी से अपने घर की नौकरानी बनाकर रखने लगे थे। वह सोचने लगे वह तो अकेले भी मस्त रह सकती हैं, इतना पैसा है उनके पास, आराम से गुजारा हो जाएगा। पर अब तो मामला उल्टी दिशा में जा रहा था, इसलिए बिना एक पल भी देरी किए छोटा बेटा पुनीत झट से बोल उठा, माँ इस उम्र में सठिया गई हो क्या? अरे जिसके 3 बेटे बहू हैं वह माँ वृद्धाश्रम क्यों जाएगी भला? यह शोभा देता है क्या माँ आपको? हम तीनों के रहते आप यह कैसी बातें बोल रही हैं? क्यों भैया, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? छोटे की बात सुनकर दोनों बड़े भाई भी हाँ में सिर हिलाने लगे और बोले, अरे बिल्कुल ठीक कहा पुनीत ने, हम सबके होते हुए माँ वृद्धा आश्रम कैसे जा सकती है? दुनिया क्या कहेगी? लोग समाज में हम सब पर थू थू करेंगे, कहेंगे 3 बेटों के होते हुए माँ वृद्धा आश्रम में है। अरे तुम लोग क्या बोलती हो? उसने अपनी पत्नी से कहा तो वह भी बोल पड़ी, हाँ माँ जी सही कह रहे हैं, हम सबके होते हुए आप यह कैसी बातें कर रही हैं? हम सब मर गए हैं क्या जो तुमने वृद्धा आश्रम जाने का सोच लिया? इतना कहकर तीनों बेटे बहू अपने में बातें करने लगे और फिर मंझला बोला, तो तय रहा, अब तो माँ हम सबके पास 4 महीने रहेंगी और 3 बहुएं और तुम्हारी सेवा करेंगी। ठीक है माँ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर बेटे की बातें सुनकर अनुपमा जी बोली, सोच लो अगर मुझे जरा भी कोई परेशानी हुई तो मैं सब संपत्ति दान कर दूंगी। फिर मत कहना कि माँ ने कुछ नहीं दिया। बेटा बोला, अरे नहीं माँ, कुछ नहीं होगा, हम कहते हैं ना, और यह संपत्ति क्या लगा रखी है, हमें तो
आपसे प्रेम है माँ, संपत्ति से नहीं। तीनों बेटों की पत्नियां भी अनुपमा जी के पास बैठ गईं और उन्हें बातों से मनाने लगी। यह सच तो कह रहे हैं माँ जी, हम तो आपसे प्यार है और आपकी परवाह है। ठीक है, तो आज से माँ हमारे साथ रहेंगी। फिर मंझले के पास, फिर छोटे के पास बड़ा बेटे ने सारी बात पक्की कर दी और फिर अपने अपने काम पर चले गए। सबके जाते ही अनुपमा जी मन ही मन मुस्कुरा उठी और अपनी पोटली से मेवे खाते हुए मन ही मन बुदबुदाने लगी। अब आई अक्ल ठिकाने, पहले तो मैं सब पर बोझ थी और अब जब जायदाद की बात आई तो सबके सब अपने अपने रंग बदलने लगे और गिरगिट की तरह रंग बदलने लग गए। मेवे खाते हुए बड़बड़ाई, तो तुम सब भी देख लो, समझ लो, हम भी सास हैं सास, न कम न ज़्यादा। जायदाद चाहिए पर बिना सेवा किए मेवा चाहिए, तो मैं भी कम नहीं हूँ। बिना सेवा के एक भी फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है, अब सेवा भी भरपूर करवाऊंगी। अनुपमा जी मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी। अब तो अनुपमा जी के सुख के दिन शुरू हो गए थे। सभी बेटे बहू अपनी अपनी बारी में अनुपमा जी की खूब सेवा करते थे। हर चीज़ अनुपमा जी से पूछ पूछ कर होने लगी। खाने में उनको पसंद का खाना बनने लगा, हाथ पैरों में रोज़ मालिश होने लगी, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाने लगा। बेटे भी आते जाते माँ के पास 2 घड़ी बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे और जब इन सब में समय मिलता तो वह अपने मोबाइल को चलाकर कुछ ना कुछ देखती रहती। मतलब अनुपमा जी के तो अब खूब ही ठाट बाट थे। वह भले ही थी 60 के दौर की, पर शौक आज के ज़माने के पूरे हो रहे थे और यह सब हो रहा था उनके स्वर्गीय पति के कारण से। अगर उन्होंने इतनी जायदाद अपनी पत्नी के नाम नहीं की होती तो अनुपमा जी की हालत आज के दौर में चल रही उनकी उम्र की महिलाओं की तरह होती। 8 साल गुजरते जा रहे थे और अनुपमा जी इस दुनिया से जाने के लिए टस से मस नहीं हो रही थी। उल्टा अच्छा खान पान, तेल मालिश से वह और तंदुरुस्त हो गई थी। 3 साल तक इसी तरह सभी बेटे बहू माँ के कटु स्वभाव और व्यवहार को बर्दाश्त किए जा रहे थे, इस उम्मीद पर कि माँ जल्द से जल्द स्वर्ग सिधार जाएंगी। पर अब वे थोड़े थोड़े उनसे उन्हें भी लगाव था, पर जायदाद का मोह उन्हें सब सुनने और करने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन अनुपमा जी सोई तो सोती ही रह गई। सबने सुबह उठकर देखा तो वह जा चुकी थी। अब तो सबको उनके जाने का दुख कम और खुशी ज़्यादा छलक रही थी, क्योंकि अब माँ का वह संदूक जो खुलने वाला था, जिस पर अनुपमा जी ने ताले लगा रखे थे, जिसके मिलने का सबको इंतजार था और सब उनकी सेवा किए जा रहे थे। उनके सारे क्रियाक्रम के बाद बड़ी ही बेसब्री से वह संदूक खोला गया, क्योंकि अपने जीते जी तो अनुपमा जी ने उसकी चाबी अपने पास से हटने ही नहीं दी थी। लेकिन संदूक खुलने के बाद जब उसके अंदर से सामान निकाला तो सबकी आंखों से आंसू बरसने लगे, क्योंकि उसमें ना तो कोई 20 तोला सोना था और ना ही कोई जमीन खेत के कागज थे। बस एक का घर का कागज था जिसमें वह रहती थी, जिसकी कीमत मुश्किल से 2 लाख होगी। यह सब देखकर बहुएं गुस्से से अपनी मरी हुई सास को कोसने लगी। जाते जाते भी बुढ़िया धोखा करके चली गई। सेवा भी करवा ली और उस संदूक में एक पेपर था जिसमें लिखा था कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद कुछ समय पहले ही कर दी थी। यह सब बात जब बेटे बहुओं को पता चली तो उनके पैरों से जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी। तो दोस्तों,
अनुपमा जी ने अपने बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।